वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब आप बात हो जाए जदीद दौर के जदीद तकाज़ों के हवाले से, तो आज के दौर में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी आमदनी हासिल करे और कमाए भी, और खूब पैसा कमाए ताकि उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सके और उसकी ख्वाहिशात जितनी भी हैं ज़िंदगी में वो पूरी हो सकें। और आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने ये काम हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया और हर शोबे में एक इनकलाब बरपा है। और एक जगह मैं पढ़ी थी कि जो मौजूदा दौर है वो पैसा कमाने के हवाले से सबसे आसान दौर है, जिसमें कोई भी शख्स बगैर किसी नौकरी किए घर बैठे लाखों रुपए कमा सकता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको डिजिटल होना पड़ेगा। और आजकल हर जगह ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग का चर्चा आप लोग भी सुनते होंगे, क्योंकि बिजनेस कोई भी हो, वो चाहे रिवायती हो या फिर ई कॉमर्स हो, मार्केटिंग जो है ना उसके सबसे अहम पहलू होता है। डिजिटल बिजनेस के लिए मार्केटिंग भी फिर आपको डिजिटल ही रिक्वायर्ड होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड बन चुकी है जिसकी दुनिया भर में डिमांड हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। और ये काम ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और ना ही इसके लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत होती है और ना ही कोई एज लिमिट है। आप किसी भी एज में इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बिजनेस और स्टार्टअप की तो कामयाबी का सबब बनती है। इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग का स्किल सीखकर कोई भी घर बैठे लाखों रुपए कमा सकता है। तो जनाब, ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। किस तरह ये स्किल हम सीख सकते हैं, महाना पैसे कितने कमा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इफ्रा अयूब डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मौजूद हैं। इफ्रा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? Alhamdulillah, I'm good. And first of all, thank you so much for inviting me over here. It's a very amazing experience, माशाल्लाह। और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जिस तरह से आपने थोड़ी सी लाइट शेड की, आई थिंक आपने लाइक व्हाट यू हैव सेड दैट इज मेकिंग द होल सेंस इन द वर्ल्ड। और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से आपने उसको नटशेल में एक्सप्लेन किया है। और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इफ्रा, डिजिटल मार्केटिंग बड़ी ज्यादा आजकल होती जाए मार्केट में, मतलब हर कोई इसके बारे में ही बात कर रहा है। तो एक तो मुझे बताइए कि ये एक्चुअली है क्या? थोड़ी सी चीजें मैंने बता दी हैं अपने देखने वालों को, बाकी चीजें आप बताएंगे कि ये एक्चुअली है क्या और इससे किस तरह हम फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो कोई भी बिजनेस है, आपने अगर उसको ऑनलाइन लेके जाना है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, तो इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने कस्टमर्स को रीच करने का एक मेथड ईजी बना रहे हैं, जो कि हमारे पास काफ़ी इकोनॉमिकल मेथड होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अपने ही प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए डिजिटल मीन्स यूज करते हैं। और वो जो डिजिटल मीन्स हैं वो हमारे पास आजकल के दौर के अंदर जो है वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो गूगल हो सकता है। अच्छा। इस तरह के सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो मार्केटिंग अगर हम लोग समराइज करेंगे मार्केटिंग क्या है, कुछ लोग इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो इट्स द ऑल कॉन्वर्सेशन जो कि आपका एक बिजनेस करता है आउटसाइड वर्ल्ड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा जो है वो नटशेल होता है डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का जो थोड़ा सा स्कोप है। अब हम लोग एक बात करते हैं, जो आपने यहाँ पे बात की है कि डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा इन हो रही है। अभी इसमें दो पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं कि एक तो लोग ये कहते हैं कि यार हर कोई डिजिटल मार्केटर हो रहा है, ठीक है, और एक पर्सपेक्टिव आता है कि ये इतना बूम क्यों कर रहा है। तो बूम ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लोग एक लेमैन की बात करते हैं, एक ऐसा पर्सन जो कि नहीं अफोर्ड करता कि वो बिल बोर्ड पर जाए या फिर वो एक टीवी के ऊपर फाद मुस्तफ़ा को हायर करके एक अच्छी सी ऐड बनवाए और फिर उसको रन करे, तो वो क्या कर सकता है कि वो सिर्फ 100 रुपीज़ में भी अपना बिजनेस जो है वो लोगों तक पहुंचा सकता है। अच्छा। उसकी रीच इंक्रीज कर सकता है। वाओ। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि जिस तरह से हमारी इकोनॉमी एक डॉलरम में है और जितने एक प्रेशर हम सब पर है कि हमने अपने बिजनेसेस को भी मेंटेन करके रखना है, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को भी फोकस करना है और हमने अब ज़्यादा यूजर्स को नहीं, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को लेके चलना है साथ। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक आइडिया के लिए या फिर एक स्टार्टअप के लिए, क्योंकि स्टार्टअप क्या होता है, बेसिकली आपका एक यूनिक आइडिया होता है जो कि आप लोगों तक लेके जा रहे होते हैं। और अब अगर वो इतना यूनिक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहते हैं कि एक रिंग है, उसके अंदर उस रिंग के अंदर जो है एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक, दिस इज अ वेरी यूनिक आइडिया। ठीक है, अब इस यूनिक आइडिया को आपने अगर मार्केट करना है तो यू नीड टू अवेयर पीपल आउटसाइड द वर्ल्ड। ठीक है, कि यार कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर हमारी एक रिंग है इसके अंदर ये वाले फीचर्स अवेलेबल हैं। ये तो सबको नहीं पता होगा, आपने उनको अवेयर करना है, अपनी टारगेटेड ऑडियंस ढूंढनी है, आपने अपनी टारगेटेड ऑडियंस ढूंढनी है, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले बताना है। अगर तो आपको ये पता है कि आपकी प्रोडक्ट बड़ी सिंपल सी है, उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है, तो फिर तो आप यानी उसको आराम से मार्केट कर सकते हैं और फिर तो कस्टमर भी आपके पास आ सकता है।
ठीक है, उसमें बहुत से हमारे पास जो हैं वो एग्जांपल्स और डिजिटल मार्केटिंग हर किसी के लिए, जिस तरह मैं बात करी थी कि बहुत से रिवायती भी बिजनेसेस बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से ऑनलाइन बिजनेसेस पे भी चले गए, उनके लिए तो रिक्वायर्ड है, लेकिन जो बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी ये रिक्वायर्ड है। अब आई बिलीव कि इस वक्त जो है वो एक डिजिटल एरा का टाइम है। हाँ। और जो भी बिजनेस है वो एक ऑनलाइन एजुकेशन की कंपनी है, वो एक सिंपल करियाने का स्टोर, हाँ, हाँ। ठीक है, हर एक जो है वो अपनी प्रोडक्ट लोगों तक, मैसेज तक पहुंचा सकता है बहुत ही इकोनॉमिकल अमाउंट के अंदर, और ये सबके लिए सूटेबल है। और ये सिर्फ बिजनेसेस तक लिमिटेड नहीं है। ये जो आपने 100 रुपए में बात की थी ना कि 100 रुपए में वो अपनी मार्केटिंग कर सकता है, ये किस तरह कर सकता है? जो लोग देख रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा हजारों रुपए देने, वो किस तरह, अगर 100 रुपए में वाकई होती है तो किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, बहुत ही मिनिमल चीज मैंने बताई है। बहुत से फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर आप अपने आराम से प्रोडक्ट के ग्राफिक्स बना सकते हैं। ग्राफिक्स बना के उनको राइट अवे, या फिर सिंपल इमेजेस ले लें प्रोडक्ट की, ठीक है, खूबसूरत एंगल से उनकी पिक्चर्स लेके उनको डाल दें आप फेसबुक के ऊपर। वहां से आप उसको अगर बूस्ट करते हैं विद द एड्स मैनेजर, ऑफ कोर्स आई विल नॉट रिकमेंड कि वहां से आप फेसबुक के ऊपर फीड पे डालें और वहीं से उसको बूस्ट कर दें। नहीं, आप उसको प्रॉपर एड्स मैनेजर को खोल के वहां से उसको अगर आप बूस्ट करते हैं तो आपके पास जो टारगेटेड रिजल्ट्स हैं या जो उससे रेवेन्यू है, वो अगर फॉर एग्जांपल आपकी एड जो है, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट 10,000, आपने 100 रुपीज से उसको बूस्ट कर दिया, आपके कोई 2 भी कस्टमर्स उसमें से आ गए तो आई थिंक आपका जो रेवेन्यू आपने जो लगाया था इन्वेस्टमेंट, उससे तो आपका रिटर्न बहुत ज्यादा आ गया। तो ये डिजिटल मार्केटिंग इसलिए बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आई फील लाइक कि जितने ज़्यादा हमारे पास कंपटीशन बनता जा रहा है, और अगर हम लोग कंटिन्यूस ड्रिलिंग नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं फवाद खान की बात करते हैं, अगर फवाद खान कंटिन्यूस मूवीज में नहीं आएंगे, पीपल आर गोना फॉरगेट अबाउट फवाद खान, ठीक है। तो कंटिन्यूस अपनी अपीयरेंस रखना लोगों के सामने और कंटिन्यूस अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, और डिजिटल मार्केटिंग इसका सबसे अफोर्डेबल और सबसे खूबसूरत रास्ता है। मतलब अपने बिजनेस को आपने किस तरह बूस्ट करना है, ये बड़ा ही अफोर्डेबल हो गया। पहले हम देखते हैं कि पैम्फलेट्स छपवाए जाते थे, लोगों के घरों में उनको भिजवाया जाता था, इस तरह की चीजें की जाती थी, न्यूज़पेपर में जो है वो एड्स दिए जाते थे। मतलब ये रवायती हमारे तरीके थे ना जिस तरह हम मार्केटिंग करते थे, अब बड़ा आसान हो चुका है। तो ऑनलाइन भी जो चीजें हैं उसको भी इसी तरह कर सकते हैं हम लोग? जी बिल्कुल, ऑनलाइन में हमारे पास ये डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ऑनलाइन, क्योंकि वो हमारे पास, हम लोग कह रहे हैं ना कि हमने कन्वेंशनल तो जाना ही नहीं है ना, कन्वेंशनल के तो हमारे पास अमाउंट्स ही नहीं है, जो हमारे पास अनकन्वेंशनल वे हैं मार्केटिंग के, हमने उसको लेकर चलना है, ठीक है। और उसमें हमारे पास इस टाइम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के ऊपर अब जिस तरह से हमारे पास टिकटॉक आ गया है, स्नैपचैट की एड्स आप चला सकते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग। आपने ये देखना होता है, अक्सर लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं किसी सेमिनार में जाती हूँ, स्टूडेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन लाजमी पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा चैनल जो है वो हमारे लिए है। सही, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, हमें कैसे पता चले? तो सबसे इजी वे ये होता है कि आपने एनालिसिस करना होता है अपनी ऑडियंस का, आपकी ऑडियंस किस चैनल पे ज्यादा है, और जिस चैनल पर आपकी ऑडियंस ज्यादा है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना एड स्पेंड जो है उसको पोर इन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी टिकटॉक की ऑडियंस जो है मे बी 70% है, आपकी एज जो टारगेट है वो बहुत छोटी है, तो वहां पर आप अपना 70% एड बजट लगाएं बेस्ड ऑन दिस कि वहां पर अगर आपके पास रेवेन्यू का रिटर्न उतना आ रहा है, अगर आपके पास रिटर्न उतना आ रहा है, यानी इतनी सेल्स आपकी जनरेट हो रही हैं, तो आप बस वहीं पर पोर इन करें। अगर आपको ऐसे, और बट इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स को बिल्कुल ही छोड़ दें, वहाँ पर भी आप जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस रखें, क्योंकि आपका यूजर जो है वो भी डिजिटल है, वो सिर्फ एक ऐप के साथ कनेक्टेड नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी मे बी आपके भी मोबाइल में, मेरे भी मोबाइल में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऐप, और हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने बस एक ही में डालना है। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी ऑडियंस कहाँ है और आपको रिटर्न कहाँ से आ रहा है, किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है। हर एक प्लेटफॉर्म को इंडिविजुअली टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट ये आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली उस एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से हमारे पास कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस स्किल को किस तरह सीख सकते हैं? इसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा तगोदो करनी पड़ती है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, किस तरह इस स्किल को सीख सकते हैं हम लोग? आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आपने पूछा है अभी। ये स्किल से कमाना जितना आसान है, इसको लर्न करना भी उतना ही आसान। अच्छा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त है ऑनलाइन एजुकेशन का दौर। अगर मैं बात करती हूँ जो कंपनी जिसमें मैं काम कर रही हूँ, nearpeer.org, वो बेसिकली जो है काम ही इस चीज़ के ऊपर करती है कि किस तरह से आप लोग जो हैं अपने कोर्सेज को रिकॉर्ड करें ऑनलाइन। और कहीं पर भी दुनिया में
वो स्टूडेंट्स उसको अवेल कर सकते हैं। बस वो उस कोर्स को देखें, उस कोर्स के बारे में जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद अपनी स्किल को टेस्ट करें, अपने जो इंस्ट्रक्टर है उससे बात करें 24/7, और उसके बाद जो है वो आराम से उस स्किल को टेस्ट आउट कर सकते हैं इन द रियल वर्ल्ड बाय अर्निंग थ्रू दैट स्किल। तो ये बहुत ही ईजी वे हो गया लर्न करना। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, बट मेरा हमेशा से जब भी मैं किसी यानी स्पीकिंग सेशन में जाती हूँ या स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, तो मेरा हमेशा उनको ये एडवाइस होता है कि आप इसको कोर्स के थ्रू शुरू करें। क्योंकि यूट्यूब ऑल्दो इस कंटेंट से भरा हुआ है, लेकिन कोर्स हमें किस तरह से हेल्प करता है कि वो एक गाइडेड और स्ट्रक्चर्ड होता है। एक इंस्ट्रक्टर ने अपने एक्सपीरियंस के साथ उसमें टाइम इन्वेस्ट किया होता है उसको क्राफ्ट करने के लिए, कि वो ये पता लगाए कि एग्जैक्टली कि किस तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इजी होंगे ग्रास्प करना, और वो आपको एक लेडर के थ्रू ऊपर लेके जाता है। और उससे आपका ये हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है, और आप जल्दी से उस स्किल को लर्न कर सकते हैं और जल्दी से क्विकली उसको अर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन, और इस तरह से ये आपको हेल्प करता है अपने करियर को परस्यू करने में। कितने देर का ये कोर्स होता है? कोर्स आई थिंक कि आपकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं सिंपल, तो यूट्यूब के ऊपर क्या होता है कि आप जाएं और अपनी मर्जी से जितनी भी आपने वीडियो देखनी देखें, और उसके बाद आप उसको ओमिट कर दें और मे बी पोस्ट कर दें। आप जब भी वापस आएँ यू कैन रिज्यूम दैट कॉन्टेंट। ठीक है, सेम इसी वे में अगर मैं अपनी कंपनी की बात करती हूँ, जहाँ के मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन की है, तो सेम इसी वे में हमें स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना चाहिए कि जिस वक्त दे वांट टू लर्न दे कैन लर्न, और जिस टाइम पे वो उसको पॉज करना चाहते हैं, दे वांट टू गो फॉर द गेम्स, दे कैन गो। तो ये आई थिंक कि जो डिजिटल मार्केटिंग है इसमें आपको मैक्सिमम भी अगर आप सही तरह से पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको आराम से 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा है इसको स्किल को मास्टर करने के लिए। और कॉन्टिन्यूस लर्निंग, अच्छा कॉन्टिन्यूस लर्निंग क्या है कि लोग ये समझते हैं, बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, हमने एक सर्टिफिकेशन कर लिया हमें तो जॉब ही नहीं मिल रही, डिजिटल मार्केटियर्स तो बड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो ये 2-3 मिथ्स हैं जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगी। कभी भी एक कोर्स के बाद या एक थोड़े से 2 महीनों की इन्वेस्टमेंट के बाद आप ये कंसिडर नहीं कर सकते कि आपको एक टॉप नॉच कंपनी जो है वो हायर कर देगी। आपने प्रूफ करना है अपने कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस के साथ, इंटर्नशिप्स करें, फ्री में काम करें लोगों के साथ, सो दैट आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो। और उससे ये होता है कि जब आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो एस्टेब्लिश करते हैं तो अच्छी कंपनीज भी देखते हैं कि अच्छा ठीक है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस बिहेवियर इन दिस स्टूडेंट्स नेचर, कि ये काम करने वाला बच्चा है और इस पर्टिकुलर स्किल से अर्न करने वाला बच्चा है। और अगर इस वाले एक मिथ को एड्रेस करते हैं जिसके अंदर वो ये बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आजकल डिजिटल मार्केटियर, हर कोई डिजिटल मार्केटियर बन रहा है, तो ये एक प्रॉपर मिथ है। क्योंकि अगर इतने ज़्यादा डिजिटल मार्केटियर्स आ रहे हैं तो हमारे पास इस वक्त कॉन्टिन्यूस हायरिंग इस एक एंगल से क्यों हो रही है कि वी नीड क्वालिटी। इस वक्त हमारा फोकस ये है कि हमने एक कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेट आ गया, और उसके बाद चलो जी हम लोग डिजिटल मार्केटर्स हैं, एक्सपर्ट समझ लेते हैं। हाँ। तो ये बिल्कुल भी जो है ये एक रॉन्ग जो है वो थॉट प्रोसेस है, इसको इस तरह से नहीं लेके चलना होता। कॉन्टिन्यूस लर्निंग इवन दो आपकी जो है वो एक आप समझे कि जॉब एक अच्छी जगह पर हो भी जाती है या आप एक अच्छा फ्रीलांस प्रोजेक्ट पकड़ भी लेते हैं, तो इस चीज़ को बड़ा माइंड में रखने की ज़रूरत है कि आपने बाय चॉइस ऐसी जॉब सिलेक्ट की है जो कि कॉन्टिन्यूस चेंज होएगी, जो डायनेमिक होएगी, और उस डायनेमिक जॉब की वजह से उस प्लेटफॉर्म के अंदर चेंजेस आते रहेंगे, अपडेट्स आते रहेंगे, गूगल अपडेट करता रहेगा। अभी रिसेंटली गूगल की अपडेट आई है और बड़ी खूबसूरत अपडेट आई है कि आपका अगर क्वालिटी कंटेंट है तो वो ऑटोमेटिकली गूगल उसको पुश करेगा। हाँ, क्योंकि गूगल के बिजनेस समझने की अगर हम लोग कोशिश करें तो यही है ना कि मैं क्वालिटी कंटेंट दिखाऊंगा तो लोग मेरे देखेंगे, मेरे सर्च इंजन पर आएंगे, वरना वो और पर चले जाएंगे। तो ये कुछ जो हैं वो थोड़े से मिथ्स हैं, और एक कोर्स पर ना जाएं, सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए ना करें, एक्चुअल में स्किल लर्न करने के लिए कोर्सेज करें। लेकिन इफ्रा, आपको क्या लगता है लोग क्या गलतियां करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें रॉन्ग प्रोसेस की तरफ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी डिजिटल मार्केटिंग होने के बावजूद भी वो उस तरह बूस्ट नहीं कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस को आगे नहीं लेके जा रहे होते हैं? जो मेरा थोड़ा सा इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आई बीन एट अ प्लेस जहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ करती रही हूँ लोगों का, तो कुछ कॉन्टिन्यूस बिहेवियर मैंने स्टूडेंट्स के अंदर देखा है। बेशक उनकी फॉरेन डिग्री है, बाहर से वो MS करके आए हैं कि जी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग को करना चाह रहे हैं परस्यू, और बेशक उनका यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस है या यहाँ पे उन्होंने किसी ब्रांडेड यूनिवर्सिटी से या वैसे कॉमन यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को परस्यू किया, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था।
एक्सपीरियंस आप किस तरह से ले सकते हैं। आप लोग फ्रीलांस का प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप अनपेड इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप पेड इंटर्नशिप कर सकते हैं। दिस इज सो कॉमन कि आपको जो कंपनीज हैं वो ये वाले प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। आपके पास जिस वक्त एक्सपीरियंस नहीं होता और आप अपने आप को टैग कर रहे होते हैं कि हम 3 साल से डिजिटल मार्केटियर्स हैं, लेकिन मैंने 3 मार्केटिंग की कैंपेन्स ऑन की हैं, तो वो ऑब्वियसली बता देता है कि 3 मार्केटिंग की कैंपेन आपने 3 साल में ऑन किए, तो आपका क्या एक्सपीरियंस होगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग कहते हैं हमारे पास ऑनलाइन लाइक लर्निंग के लिए कोर्सेज को पे करने की जरूरत नहीं है, ना करें। फिर यू नीड टू बी अ सेल्फ लर्नर। अच्छा, सेल्फ लर्नर बने, यूट्यूब से चीज़ें लर्न करें और लर्न करने के बाद वो जो अमाउंट आपने कोर्स के लिए पे करनी थी वो वाली अमाउंट आप अपने एड अकाउंट पे डालें और उस एड अकाउंट के थ्रू अपनी किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ के उसको मार्केट करें। किसी भी, आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, एनीथिंग लाइक दिस। तो वहाँ से आप प्रोडक्ट पकड़ें और उसको मार्केट करें। वो बहुत आपके एक्सपीरियंस को बिल्ड करेगी और एक्सपीरियंस एक वो चीज़ है जो कि हेल्प करेगा आपको एक अच्छी जॉब ग्रैब करने की। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं विच आई एडवाइज एवरीबडी। जहाँ पे भी मैं जाती हूँ और अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस के साथ जो भी मैंने इस वक्त ऑब्जर्व किया है ये हमारी मार्केट के अंदर, तो ये ट्रेंड इस तरह से है। और ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग के अंदर जॉब्स नहीं है, मार्केटिंग के अंदर इतनी जॉब्स हैं कि एट टाइम्स आई हैव टू मिस वेरी वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज के नहीं कर सकते। काम मैक्सिमम लिमिट है, आप एक पार्ट टाइम और एक फुल टाइम जॉब के साथ और कितना कर लेंगे काम। exactly. वो आपकी भी लिमिट आ जाती है। लेकिन फिर भी क्वालिटी चाहिए ना, वो उसका नहीं मिलती, इसलिए फिर इसमें अभी भी बहुत ज्यादा मार्जिन है जॉब्स का। लेकिन मुझे बताइए इफ्रा, अगर हमने सीखना है, वैसे तो आपने इस पर बात की है, लेकिन मैं पैरामीटर्स जानना चाहूंगी। अगर मतलब मुझे सीखना है, अगर मैंने यूट्यूब से सीखनी है या किसी जाकर सीखना है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, जहाँ जैसे आप बात करी थी, आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप जॉब कर रही हैं, लेकिन हमें सीखने के लिए हमें क्या वो पैरामीटर्स उन लोगों में देखने चाहिए कि यहाँ से हमें चीज़ सही सीखने को मिलेगी? अच्छा, सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन की जो आपने बात की है वो बेसिकली ऑनलाइन है। वो उसका कोई लम्स की तरह लेविश बिल्डिंग नहीं है, नस्ट की तरह कोई लेविश बिल्डिंग नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन की खूबसूरती ये है कि आप कहीं पे भी बैठे हो, वहाँ पे आप सीख सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है। जो आपने पैरामीटर्स की बात की है, पैरामीटर्स में बेसिकली ये होता है कि आपने देखना होता है कि फॉर एग्जांपल XYZ 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मुझे ये कोर्स करवा रहे हैं। सबसे पहले आपने देखना होता है अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर। अगर तो वो आपसे जो है वो 4 लाख का डिग्री करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर पेइंग कैपेसिटी, आप उस चीज़ को परसू नहीं कर सकते। ठीक है। सेकेंड जो मेन चीज़ होती है उनके टेस्टिमोनियल्स, उनकी सक्सेस स्टोरीज कितनी है। अगर तो उनकी सक्सेस स्टोरीज ज़्यादा हैं और स्टूडेंट्स के पोर्टफोलियोज ये लिस्ट हुए हैं कि हमने इनके थ्रू इनका कोर्स करने के बाद जो है वो 3 लाख कमाया, 4 लाख कमाया, और बाहर लोग हैं ऐसे, इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कि आप उनके जो है अगर सक्सेस स्टोरीज निकाल के सुने तो आप एक लाइक हैरानगी में आ जाते हैं कि वाओ, इतना अच्छा जो एक आप MS या MPhil की डिग्री कर लें तो वो इतना अच्छा अर्न नहीं कर सकते जो आप एक स्किल के थ्रू 2 से 3 महीने की इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर सकते हैं। और अगर मैं आपके साथ एक बड़ा फ़नी एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी अपनी भी जो जितनी भी डिग्री थी, मैंने MPhil किया हुआ है, तो मेरी अपनी भी जो डिग्री थी उसके बिल्कुल अकॉर्डेंस नहीं है जो मैं जॉब करी। मैंने 3 महीने का कोर्स किया, MPhil करने के बाद 18 साल के बाद मैंने 3 महीने का कोर्स किया और उसके बाद मैं अपना जो 5 साल का एक्सपीरियंस है मैंने उस 3 महीने के कोर्स के ऊपर बिल्डअप किया। वाओ। तो ये इतनी खूबसूरत चीज़ है और इतनी प्रैक्टिकल चीज़ है। और अगर हम बात करते हैं एक अच्छे डिजिटल मार्केटियर की कि क्या हमारे पास इसकी एक एवरेज सैलरी रेंज हो सकती है, तो जस्ट टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स से मैं अक्सर जब इंटरेक्ट करती हूँ वो आगे से कहते हैं 40,000 हो सकती है, 50,000 हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। यू कैन एक्चुअली गो टू द 2 लाख 3 लाख, ये मैं एवरेज की बात कर रही हूँ। उसके बाद तो कोई लिमिट ही नहीं। अगर आप एडवर्टाइजमेंट के वर्ल्ड में हैं और वहाँ पर इफ यू आर क्रिएटिंग नंबर्स फॉर द कंपनी तो फिर तो कोई लिमिट नहीं, फिर तो पर्क्स की और वो चीज़ों की कोई लिमिट नहीं। कंपनी विल एक्चुअली प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ स्टफ कि जहाँ से आप ग्रो कर सकते हैं। दे विल एक्चुअली सेंड यू बाहर अब्रॉड में फॉर द मोर लुक्रेटिव ट्रेनिंग्स, जहाँ पर आप अपनी स्किल को और अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा लास्ट पे इफ्रा मैं ये पूछना चाहूँगी, हमारे देखने वालों को बताएं कि ऐसे कौन से 5 जो स्किल्स हैं जो अब इस दौर में सीखने की हमें ज़रूरत है, जो हमें सीखने चाहिए खुद के लिए भी और पैसे कमाने के लिए भी। 5 स्किल्स आई थिंक कि सबसे पहले अगर जिस डोमेन से मैं आ रही हूँ, सिंस दैट इज समथिंग जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे स्कोप में है, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को इस तरह से लर्न किया जाए कि आप परफॉर्मेंस के एंगल को बहुत ज़्यादा देखें। दूसरा, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को काफ़ी ज़्यादा फोकस लेके चल सकते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी जेनेरिक फील्ड आ जाती है। थर्ड, आप वेब डेवलपमेंट के ऊपर चल सकते हैं।
वेब डेवलपमेंट बेसिकली आपको फाइवर के ऊपर काफी अच्छे हैंडसम अमाउंट्स के ऊपर लेके जा सकता है। ऐप अब हमारा जो जितना भी एक वर्ल्ड है वो एक ऐप डेवलपमेंट की तरफ और मोबाइल फर्स्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है दी, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे। इफ्रा अयूब हमारे साथ मौजूद थी, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। इफ्रा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं और जनाब इस हवाले से हमने बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया और इस सेगमेंट में आज भी हम लाहौर में जो मसाइल हैं उस पर बात करेंगे और बागों का जो शहर है, क्योंकि वो मसाइलिस्तान बनता जा रहा है और एक मसला भी हल होता नहीं है कि दूसरा मसला सर उठा लेता है। महंगाई का जिन पहले ही इतना बेकाबू था, ऊपर से कीमत बढ़ते ही गंदुम मार्केट से गायब हो चुकी है। ओपन मार्केट में आटा नायाब हो चुका है। मार्केट में गंदुम की कीमत 3500 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है और सरकारी सस्ता आटा सैलाब मुतासरा इलाकों में भेजने से सप्लाई मुतासिर है। खुला आटा जो है वो 100 रुपए फी किलो फिरोख्त होने लगा है। दुकानों पर 15 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फिरोख्त हो रहा है। महंगाई से तंग शहरी आटा मजीद महंगा होने से और भी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। एक तरफ सरकारी स्कीम के तहत आटे की फराहमी भी शदीद किल्लत का शिकार है, तो दूसरी जानिब ये इंकशाफात हो रहे हैं कि गंदुम महंगी होने के बाद जो सस्ता स्कीम के तहत 490 रुपए वाला 10 किलो का आटे का थैला था वो कमर्शियल इस्तेमाल में आ चुका है और तंदूरों और रेस्टोरेंट्स पर फिरोख्त किया जाने लगा है। तो शहर लाहौर में आटे की कितनी सप्लाई चाहिए, कितनी दस्तयाब है और मौजूदा बहरान की वजह क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है इमरान अकबर, और हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन किया है मियां आसिम रजा साहब हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। इमरान, आपको भी वेलकम कहती हूँ और आसिम साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। इमरान, सबसे पहले आप ही की तरफ आऊंगी और सूरत हाल जानना चाहूंगी कि क्या ये लाहौर में सूरत हाल बनी हुई है, पूरी आटे की सप्लाई क्यों मुतासर हुई है? हबीबा, बहुत शुक्रिया आपका। जब भी आप लाते हैं तो हमेशा मसाइल की बात होती है और इस वाले से कभी भी खुशी की बात नहीं है। आज लाहौर में बहुत कुछ होने जा रहा है। अब लाहौर शहर में मौजूदा सूरत हाल ये है कि कोई भी मसला उठा लें तो उसके ऊपर चाहे पूरा दिन डिस्कशन करते रहें, बहुत सारे लोगों से भी करते हैं, तो वो मसाइल हल नहीं होंगे। बिल्कुल, क्योंकि लाहौर शहर जो है ये ऑटो पे है। कोई ऑफिसर फील्ड में नहीं भी निकलेगा तो ये चलता रहेगा, ये काम रुकने नहीं है। हर शहरी ने सुबह उठना, अपनी रूटीन के मुताबिक काम करना है। तो इस शहर को, इन शहरियों को, मकीनों को सहूलियत देने के लिए ही हुकूमतें बनती हैं, जो अलाइड महकमे हैं वो बनते हैं और उन्होंने सहूलियत से जो है उनको मैसर होंगी तो वो काम होगा, अगर नहीं होंगी तो वो भी जो है वो बेचैनी से ही घर जाएगा। और जो आजकल हो रहा है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है हर शहरी और इतनी हिजानी कैफियत में है कि आटे पर सब्सिडाइज कर दिया गया जो है अप्रैल के एंड और मई के दरमियान में। अच्छा। ठीक है, साबका गवर्नमेंट है। तो अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि नई गवर्नमेंट आ गई। अब 40 से 45-50 दिन हो गए नई गवर्नमेंट को आए। इन्होंने भी यही आटे का रेट रखा 490 रुपये, सब्सिडाइज किया हुआ है। 1,60,000 बोरियाँ आती हैं पूरे शहर लाहौर के लिए। तकरीबन जो रजिस्टर्ड हैं वो 3500 जनरल स्टोर्स हैं और मेगा स्टोर्स हैं जो रजिस्टर्ड है महकमा खुराक पंजाब के पास। अच्छा। और 40,000 वो स्टोर हैं जो आपके मेरे गली मोहल्लों के बाहर खुले हुए हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है। मगर उन तक जो ये खुराक यानी कि आटा पहुंचाना है वो ये बड़े स्टोर ने पहुंचाना है, क्योंकि इनको 200, 300, 400 थैला मिलता है। ये आगे से 10-10, 20-20 छोटे छोटे स्टोरों को साथ साथ ये कर लेते हैं, क्योंकि गली मोहल्लों में ये बिकना होता है। अब मकसद ये है कि पहले एक इशू था रोटी सस्ती का। अच्छा। रोटी वाले बाहर निकल आए, नान बाई एसोसिएशन, इन्होंने कहा जी तंदूरों को भी आप इसी आटे में एडजस्ट करें, बजाय उनको सस्ती रोटी का कोई उनको रिलीफ देते, उन्होंने कहा जी यही आटा देना शुरू कर दिया साबका गवर्नमेंट ने। अच्छा। अभी मौजूदा गवर्नमेंट भी उसी फार्मूले पे चल रही है। मीनवाइल जो है पिछले 25-30 दिन से आपको पता है सैलाब की नज़र हुआ हुआ है मुल्क, और इसमें जो इस वक्त आटा है जो सस्ता आटा है जिसके ऊपर सब्ज थैला जिसको कहते हैं, वो भी जो है लोग जो है सलावत खान को भेजना शुरू हो गए हैं शहर लाहौर में। अच्छा। शहर लाहौर में आगे जो है वो किल्लत थी, आटे की किल्लत थी। हाँ और उसके बाद अब जब ये सूरत हाल आई है तो शहर में आटा जो है वो इसका नायाब नजर आ रहा है। अब ये देखें कि कहाँ पे खराबी है। खराबी ये है कि 32 बाजार लगाए जाते हैं
तो वहाँ पे भी आटा कोई नहीं, आप mechanism वहाँ नहीं पे है, भी मुझे लाइनें लगता है लंबी, इमरान, कोई वहाँ पे भी mechanism। लाइनें लंबी, वहाँ पे भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी दिखाई जाती है। अच्छा, अगर मॉडल बाजार की बात की जाए तो आपके पास 10 मॉडल बाजार हैं, कम से कम 10 मॉडल बाजार में बड़े बड़े ट्रक खड़े कर दें ताकि पता तो लगे कि ये आटा लोगों को मिल रहा है। अभी कैसे पता चलेगा कि दुकानदार किसी आम सारिफ को आटा दे रहा है या कमर्शियल यूनिट के लिए इस्तेमाल कर रहा है? चले आसिम साहब से भी उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं कि ये क्या कहते हैं कि क्यों ये बहरान पैदा हो रहा है। आसिम साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी इमरान साहब की, तो बताइएगा ये आटे का मसला क्यों नहीं हल हो पा रहा? अब तो बिल्कुल ही गायब हो चुका है आटा मार्केट से, कीमतें भी बढ़ी हैं गंदम की, और लेकिन आम शहरी तो परेशान है ना। बात पहले इमरान भाई ने जिस तरह बताया कि 1,60,000 थैला लाहौर के लिए उसकी गंदम मिल रही है, वो 1,36,000 है। अच्छा, यहीं पे जो क्वेश्चन है वो क्या है कि क्या सारी आवाम को ग्रीन थैला दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। लाहौर की जो रेगुलर सप्लाईज हैं पिछले सालों को अगर आप देखें तो वो थी 2.5 लाख से 2,60,000 थैला, उसके एवज 1,36,000 थैला दिया जा रहा है। उसमें भी तंदूरों के साथ एक रोटी सस्ती रखने के लिए 2 थैले फी तंदूर कहा गया दिए जाएं। तो तकरीबन 30,000 थैला जो सा है वो रजिस्टर्ड तंदूर है, उनको चला जाता है। उसके बाद फिर सैलाब जदगान की जिस भाई ने बताया, वहाँ बहुत सारा माल गया, कोई छुट्टी आ गई, उसकी डिडक्शन होगी। जब ये सारे मामलात होंगे तो फिर हर आदमी को तो ग्रीन थैला नहीं मिलना। फिर उनके लिए है प्राइवेट ब्रीड की ग्राइंडिंग, तो उससे डेफिनेटली, क्योंकि जब 4,000 रुपया सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो मार्केट में एक बहुत बड़ा राइज आया वीट प्राइसेस में, और हमने देखा और आपने भी देखा कि 3-4 दिनों के अंदर 600-700 रुपया मन इजाफा हुआ गंदम की कीमतों में। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने मार्केट में महंगाई का तूफान बर्पा किया। इसके लिए नॉर्मली होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है गंदम रिलीज करने का सरकार की तरफ से? वो ये होता है कि जब एक मार्केट में सर्टेन लेवल से प्राइसेस गंदम की ऊपर जाती हैं तो हुकूमत स्टेबलाइज रखने के लिए मार्केट को गंदम को इशू करना शुरू करती है मिल्स को, ताकि आम सारिफ को सस्ता आटा मिले। इस टाइम पंजाब 26,000 की बजाय 16,000 टन इशू कर रहा है, और बाकी सूबों में कोई गंदम का इशू नहीं है फ्लोर मिल्स के लिए, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया। अगर KPK में 1,000-1,200 टन इशू भी हो रहा है तो वो कोई ऐसा मतलब मैटर नहीं करता मार्केट में, जहाँ पे वहाँ पे 8,000 टन योमिया इशू होता हो, वहाँ पे 1,000-1,200 मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले तो हुकूमत को ये चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट, KPK गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट तीनों सर फूड डिपार्टमेंट्स गंदम का इजरा करें फ्लोर मिल्स को, कि वहाँ पे मार्केट नॉर्मलाइज हो। जब उनकी मार्केट में प्राइवेट में गंदम की डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली गंदम की प्राइसेस डाउन आएंगी। तो इस तरह करके ओवरऑल आपकी प्राइसेस गंदम की कम होने से हर जगह पे आटे की प्राइस कम होगी। लेकिन अगर आसिम साहब ने तजवीज़ दे दी, आप क्या कहते हैं इमरान? नहीं, तजवीज़ तो आसिम साहब आके थोड़ी हैं, इनको सारा पता है। आसिम साहब ये बताइएगा कि थोड़ा सा सब लोगों को बताएं, शहरी आपको सुन रहे हैं, कि ये कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है। आटा सस्ता हो गया, फ्लोर मिलर आपके लाहौर शहर में 80-82 हैं और शहर लाहौर में आटा नहीं मिलता, तो इसके लिए आपकी तकदो क्या है, आपकी एसोसिएशन क्या करती है? महकमा खुराक के पास नहीं जाते तो एहतजाज करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि आटा नहीं मिल रहा हमारे लाहौर शहर को, आप एसोसिएशन में बैठे हुए हैं। दोबारा से मेरे ख्याल से आसिम साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? कनेक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा। आसिम साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? नहीं आ रही, वो उनका दोबारा से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट के पास अपनी गंदम नहीं है? ये गवर्नमेंट की गंदम है, गवर्नमेंट ने ही कोटा जारी किया हुआ है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके देखें, आपके शहर लाहौर में इस वक्त 3,900 जो इस वक्त गंदम स्टॉक है वो दिया जा रहा है फ्लोर मिलर्स को। ठीक है। अब आपको 3900 मेट्रिक टन रोजाना गंदम मिल रही है 80 फ्लोर मिल को लाहौर के लिए, तो आपकी जरूरत जो है वो 5600 है, 6000 है। अब 6000 में से उन्होंने कट लगा दिया सबसे पहले 1500। आसिम साहब आ गए, इमरान साहब क्वेश्चन करें। आसिम साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है। अच्छा आसिम साहब, आप माजरत के साथ दूर बैठे हुए हैं, आप हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पे हैं, तो मुझे ये बताएं कि
जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या लाहौर शहर के लिए जब आटा दस्याब नहीं होता, नायाब होता है, तो ठीक है आप भी हमारे जैसे ही बात करते हैं कि जी इतना आटा कम है, इतनी गंदम कम मिलती है, क्या आप इसके हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? क्या जो महकमा खुराक है उसके साथ जाके लड़ते नहीं है? मैं आपका पॉइंट समझ गया। देखिए इमरान भाई, गुजारिश ये है कि हुकूमत जितने लोगों को सस्ता खिलाना चाहती है उतनी गंदम का इजरा वो कर रही है। अगर वो तमाम लाहौर को सस्ता आटा मुहैया नहीं करना चाहती तो आपके तवज्जुद से, जिस तरह अभी भी हम ऑन एयर ये बात कर रहे हैं कि पूरी आवाम के लिए सस्ता आटा नहीं दिया जा रहा, इतनी गंदम नहीं दी जा रही कि वो पूरे लाहौर शहर की जरूरत के मुताबिक पूरी हो। अगर हम पंजाब की बात करें तो इतनी गंदम नहीं दी जा रही जो पंजाब की पूरी हो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? आसिम साहब देखिए, आसिम साहब मेरी बात, आपका कोई कट लगता है, आप पर कोई परेशानी आती है तो आप फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं। अब लाहौर शहर में परेशानी आई हुई है तो आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं कि ये आटा नहीं मिल रहा, हम नहीं दे सकते, शहरियों को पूरा आटा, हमारे पे इल्जाम लग रहे हैं, हमें कहा जाता है जी फ्लोर मिल आटा खा गई है। देखिए इस टाइम पे जो सूरत हाल है वो जिस तरह आपने खुद बड़ा क्लियरली बताया कि कितनी कम गंदम दी जा रही है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारी एक नहीं मुतअद्दिद बार मीटिंग हुई, लेकिन सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितनी बड़ी सब्सिडी इन्वॉल्व है हम इससे ज़्यादा गंदम का इजरा नहीं कर सकते। अब रेट 20 तारीख से बढ़ने जा रहा है, तो इस टाइम 1765 चल रहा है, ये समरी मूव हुई है और वो 2300 के करीब होने जा रहा है, जिससे मार्केट में गंदम की प्राइसेस जो सी हैं वो बढ़ने से आटे की कीमत तो डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन ये है कि वो गैप कम हो जाएगा जो ओपन मार्केट का है। मैंने सबसे पहले जो पॉइंट आपको एलेबोरेट किया वो ये था कि जो प्राइवेट मार्केट के अंदर गंदम की प्राइसेस बहुत ऊपर गई हुई हैं, उनको नीचे लाने के लिए गंदम के इजरा की जरूरत है तमाम सूबों के अंदर, ताकि जो 20-25 हज़ार टन डेली वो डिमांड ओपन मार्केट की है वो कम होकर 5-7 हज़ार टन पे आए, ताकि जो प्राइवेट स्टॉकिस्ट है जिसने गंदम होल्ड की हुई है उसको पता हो कि मैंने खाली गंदम नहीं बेचनी, मेरे मुकाबले सरकार सस्ते रेट पे गंदम दे रही है आवाम के लिए फ्लोर मिल्स को, ताकि वो भी रेट को नीचे लेके आए। देखिए आसिम भाई ने कितनी अच्छी बात की कि ओपन मार्केट में 3500 रुपए रेट चला गया है, तो क्या ओपन मार्केट में जिसने 3500 रेट किया उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है? क्या ये निशानदेही करने वाला कोई नहीं है? सिर्फ और सिर्फ सफर कौन कर रहा है? जो आम आवाम है। मैं आप क्या पता है तमाम यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं सब जो है वो सफर हो रहे हैं, तो जो 3500 बेच रहा है उससे सबसे पहले तो ये है कि फ्लोर मिलर खरीदते क्यों है? ना खरीदें यार, अवाम को देना है आटा तो आप सस्ती गंदम लें, ना बेचें आप ज्यादा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मकसद ये कहने का है कि कोई किसी को बता ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है शहर लाहौर में। देखिए जहाँ पे सियासी सूरत हाल जो है वो इतनी आपके सामने ही है, और उसके बाद जितने भी इस वक्त स्टॉक होल्डर्स हैं जो इस वक्त होर्डिंग भी की हुई है, जिन्होंने जो ओपन मार्केट में इसकी प्राइस को बढ़ाते हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि इन्फ्लेशन रेट कहाँ पे पहुंचा हुआ है। इस वक्त आटे का मसला है, जब से ये सब्सिडाइज, जिस दिन से ये आटा सस्ता हुआ है उस दिन का इतनी परेशानी हुई है कि उससे अच्छा आप 2300 रुपए मन गंदम पे आटा देने कोई नहीं बोलेगा। पता तो होगा यार इतने की दाल बिक रही है, इतने का आटा मिल रहा है, इतने की चीनी मिल रही है। ये इस तरह से कर दिया गया है कि हर बंदे को फायदा दिया जा रहा है, आम आदमी को फायदा नहीं पहुंच रहा। वो इसलिए कि अगर देखिए दुकानदार आटा बेच रहे हैं ना, आप उस इलाके में 6 ट्रक लगा दें क्या फर्क पड़ेगा? आप 32 बाजार लगा दें क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम लोगों को पता तो होगा कि जो हुकूमत है वो रिलीफ देने में संजीदा दिखाई दे रही है। अभी ना इंतजामिया संजीदा दिखाई दे रही है, रोज दौरे, फोटो सेशन, ये स्टोर सील कर दिया, ये लाइसेंस सील कर दिया, कोई लाइसेंस सील 2 दिन बाद फिर खुल जाएगा वो स्टोर। वो जारी बात है, आपको पता कैसे खुलता है। मकसद ये कहने का कि शहर लाहौर में हो क्या रहा है, लाहौर शहर है, यहाँ पे तो इक्तदार, शहर इक्तदार है। पहले ये देखें, पहले भी जो गवर्नमेंट थी उनके लिए भी शहर इक्तदार था, आपके वज़ीर आज़म जो है वो लाहौर शहर के थे, अभी भी आपके वज़ीर आज़म पंजाब लाहौर शहर के हैं, तो इसके हवाले से संजीदा होना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात की आसिम भाई ने कि 19 सितंबर को अगर समरी मूव हुई है, उन्होंने एक खबर भी दे दी है, अगर समरी मूव हो गई है तो यही गंदम जो है वो 2300 रुपए मान हो जाएगी। आटा जो है इसका मतलब है 49 रुपए किलो से 69 पर चला जाएगा, यानी कि 69 पर 20 रुपए रेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो हम सस्ता आटे की बात कर रहे हैं ये वैसे ही महंगा हो जाएगा, सस्ता नहीं रहेगा। सस्ता नहीं रहेगा ये। अच्छा, ये फिर वही बात आ गई,
जैसे ये 23 रुपए रेट होगा। लास्ट पे आसिम साहब का भी मौक़िफ़ सुन लेते हैं। सर, आपके पास क्या हल है इसका? ये जो हिजानी सी कैफियत बनी हुई है मार्केट में, जो चीजें, ये गैप आता जा रहा है, क्राइसिस पे क्राइसिस हम लोग देख रहे हैं, इसको किस तरह कैटर किया जा सकता है? देखिए, सिंपल, गंदम के बदले गंदम ही नहीं ग्राइंड होना है। अच्छा, जो गंदम है उसका इजरा, उसका जो है एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि गंदम दी जाए और ताकि इसका कोटा बढ़ाया जाए, ताकि जो जरूरत के मुताबिक आवाम को आटा दिया जा सके, चाहे वो 1765 हो, चाहे 2300 हो, चाहे इससे बढ़ के रेट हो। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू जरूरत गंदम का इजरा नहीं करेंगे तो मामलात हल नहीं होंगे, फिर वो इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन आपको चाहिए कि फौरी तौर पे जो जरूरत है मतलूबा या जो मार्केट की आपकी अपनी पॉपुलेशन बेस पे जो असेसमेंट है उसके मुताबिक गंदम का इजरा करें। और आपके तवज्जुह से मैं एक बात कहना चाहूंगा, कहना चाहिए कि पूरे पंजाब के अंदर एक पॉलिसी हो, रूरल बॉडीज के ऊपर पूरे सबको एक जितनी गंदम का इजरा करेंगे तो मामलात हल होंगे। जब आप लाहौर को शहपुरा से, कसूर से या जनूबी पंजाब को पंजाब से इधर से अलग करेंगे तो फिर आप जिलावार नहीं, तहसील के ऊपर आप खड़े कर देंगे चेक पोस्टें। इनको खत्म करें, नॉर्मल हालात करें, ऑटोमेटिकली मामला सेटल हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो मामला खराबी की तरफ ही रहेंगे। ठीक है, आप क्या लास्ट कमेंट करना चाहेंगे? बस ठीक है मुनीबा, आपका प्रोग्राम खत्म होने लगा है, कोई मसला नहीं है, फिर आगे और भी। हाँ, देखिए, दिन कोई थोड़ी खत्म हो गए हैं। हाँ। मकसद ये कहने का है कि 15 रुपए मुर्गी का गोश्त भर जाता है किलो। अब ये पूछे फीड जो जहाँ पे ये पोल्ट्री फार्म हाउसेज हैं, ये किसके हैं? फ्लोर मिल्स किसकी हैं? हाँ। अच्छा, ये क्या हो क्या रहा है? ये तमाम ये बोझ सारा डाला जा रहा है वहाँ पे, और क्या हो रहा है? तो इससे यही- अच्छा यही यार तो फिर चीज़ तो है। ठीक है, एक हमें दफा मार लें। हमें भी पता है, आपको भी पता है ये चीज के इसके पीछे की क्या कहानी है, सबको पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम? तो इस हवाले से आवाज उठाते रहते हैं। अब हुकाम बाला इसके ऊपर गौर करें और ये जो कैफियत बनी हुई है, सिचुएशन बनी हुई है, इसको कम करने की कोशिश करें और आवाम को रिलीफ पहुंचाएं। मियां आसिम रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आसिम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। और ये जनाब आटे की सूरत हाल थी जिस पर हमने बात की है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहने जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह खैर, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ठाक ही होंगे और खूब अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और आज जैसे कि आपको पता है वीकेंड है और वीकेंड भी मनाने की आप लोगों ने खूब तैयारी भी कर ली होगी। और मेरी भी यही कोशिश होती है जनाब के जो वीकेंड का ख़ास तौर पर शो होता है उसको आपके लिए और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाया जाए, लाइटर टॉपिक्स पर गुफ्तगू की जाए, ताकि आपको एक तो इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे, साथ ही साथ वो आपके लिए बर्डन भी महसूस ना हो। तो जनाब, जल्दी से आप लोग भी अपनी स्क्रीन के सामने आ जाएं। बहुत से लोगों का आगाज़ हो गया होगा दिन का और बेड टी और बेड कॉफ़ी आप लोगों ने पी ली होगी। साथ साथ हमारा शो भी आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि आज भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करनी है और मामलात को डिस्कस करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है और एक ही दफ़ा हमें मिलती है हम सबको। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को एक तो अलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए और जनाब जो बात होती है ना कि उसको किस तरह हमने खुशगवार बनाना है और ख़ूबसूरत और पुरसुकून अपनी ज़िंदगी को बनाना है, इसके हवाले से भी हमें जद्दोजहद करते रहना चाहिए। और बाबा जी का एक कॉल है, मुझे याद आ गया है कि कहते हैं कि पुत्र, मोहब्बत की पहचान ना मिक़दार में नहीं मयार से होती है। मोहब्बत थोड़ी भी मिल जाए ना मगर सच्ची मिले तो ज़िंदगी संवर जाती है। इसलिए ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी ज़िंदगी संवारने की हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, तगदो में रहना चाहिए कि हम अगर खुद अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमारे साथ जो मुंसलिक लोग हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें और हम उनका ज़रिया बने। तो इस
अप्रोच के साथ जिंदगी में जनाब आगे जरूर बढ़ना चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी भी अच्छी गुजरे और जो आपके साथ लोग हैं उनकी जिंदगी भी अच्छी गुजरे। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो एक अच्छी और मुतवाज़िन जिंदगी गुजारने के लिए हेल्थ केयर बहुत जरूरी है, और जितनी सेहतमंद लोगों को बीमारियों से बचने के लिए केयर की जरूरत होती है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला मरीजों को केयर की जरूरत होती है। और अस्पतालों में हम देखते हैं कि दौरान इलाज गैर महफूज निज़ाम के जरिए दुनिया भर में सालाना 134 मिलियन अफराद मुतासर होते हैं, जिसमें से सालाना 26 लाख अफराद मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। और दुनिया भर में होने वाली अमवात और माजूरी की 10वीं बड़ी वजह दौरान इलाज मरीजों को एडवर्स इफेक्टिव है। और माहिरीन सेहत के मुताबिक अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली जो 25% सर्जिकल आलात हैं वो गैर महफूज होते हैं। और पेशेंट केयर में एहतियात और हिफाजती तदाबीर को का जो शाऊर है उसको उजागर करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड पेशेंट केयर डे मनाया जा रहा है। तो अस्पतालों में दौरान इलाज मरीजों को किन किन मसाइल का सामना होता है, मरीजों, उनके लवाहिकीन और अस्पताल के अमले को कौन कौन सी एहतियाती और हिफाजती तदाबीर अपनानी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया हैं, हेड ऑफ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आज वर्ल्ड पेशेंट केयर डे मनाया जा रहा है, तो इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? एक तो वो हमें बता दें, दूसरा प्रोटोकॉल्स क्या है इस चीज़ के, कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसके क्या क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए? जी थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे इस शो में। टॉपिक बड़ा बहुत ही सेंसिटिव है जो आप लोगों ने सिलेक्ट किया है। पेशेंट केयर डे जो ये हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट्स के राइट भी हैं और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनके राइट्स भी हैं, दोनों को अपने राइट्स अंडरस्टैंड करने चाहिए। बिल्कुल। पेशेंट अपनी जगह पे काफ़ी प्रॉब्लम में होता है, उसको जो एक किस्म का जो प्रोटोकॉल चाहिए, जो चीज़ चाहिए, अगर उसमें थोड़ी सी भी कहीं पे जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो चीज़ ना मिले तो पेशेंट्स का जो टेम्परामेंट लूज होना, हाइपर होना, डॉक्टर में तशद्दुद करना, डॉक्टर्स के अपने मसाइल होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के, स्टाफ नर्सेज के, पैरामेडिक्स के। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी पेशेंट आते हैं एक चीज़ जो बड़ी लैक करती है उसमें वो है पेशेंट्स की काउंसलिंग। कि पेशेंट्स को पहले बताया जाए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। मैं हेल्थ केयर कमीशन भी एज एडवाइज़र जाता रहता हूँ। वहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो कहते हैं कि जी हमें यह नहीं बताया गया कि आपके मरीज़ का ऑपरेशन होने लगा था, ये ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, हम दूसरा ऑपरेशन करने लगे हैं, इसको हमने ये एनेस्थीसिया दिया था और हमने एनेस्थीसिया की रिजीम चेंज कर दी है, ये प्रॉब्लम हुई है। सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं उनमें ओवर क्राउडिंग, रश बहुत ज़्यादा है। एक पेशेंट के साथ पूरा ख़ानदान आ जाता है। ओपीडी में हम देखते हैं, अगर आप जना हॉस्पिटल को आप देख लेते हैं, वहाँ पे एक कमरे के बाहर आपको सैकड़ों की तादाद में पूरा खानदान पर बैठा हुआ लोग नजर आते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। अब एक पेशेंट है और साथ उसके 10 अटेंडेंट हैं। अब बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि आपने पेशेंट के साथ बात कर ली, उसके साथ एक अटेंडेंट जिसके साथ आपने बात कर ली, ठीक है, आपने उसकी पूरी बात कम्युनिकेट कर दी कि इसका ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, हम इसकी ये सर्जरी करेंगे। अच्छा वो बाहर निकला तो उसका दूसरा अटेंडेंट आ गया, दूसरा भाई उसका, इसको सही तरह से समझ नहीं है, मुझे बताइएगा ज़रा। अच्छा वो निकल गया, कहता नहीं अब इसकी फूफी आगे जरा इसको बताएं, उसको समझ नहीं आया। मतलब ये प्रॉब्लम है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ता है। ठीक है। डॉक्टर्स का भी ये एटीट्यूड है कि डॉक्टर्स जो मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स हमारे हैं वो खुद कम्युनिकेट करने से अवॉइड करते हैं। अब पेशेंट सीरियस हुआ है, उसको स्टाफ नर्स को किसी पैरामेडिक को बता दिया है कि जा बता दें बाहर के जी पेशेंट आपका सीरियस है, तो प्रॉब्लम क्या हुई है। आप पेशेंट डॉक्टर अच्छे तरीके से एडवाइस कर सकता है ना। यस, पेशेंट के अटेंडेंट से देयर शुड बी अ स्पेशल काउंसलिंग रूम। बिल्कुल, जहाँ पे आप, मैं क्रिटिकल केयर यूनिट को देख रहा हूँ जना हॉस्पिटल पे। अब वहाँ पे हमारा एक काउंसलिंग रूम है कि जब पेशेंट से आप बात करें, आप उसके अटेंडेंट से, सॉरी पेशेंट के अटेंडेंट से आप कहीं पे गली में खड़े होकर बात ना करें। आप उसको बिठा के प्रॉपर तरीके से अपना इंट्रोडक्शन कराएं कि हु इज मी, आपका पेशेंट था ये, उसकी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपसे उस बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। पेशेंट परसीव करते हैं, उसके अटेंडेंट परसीव करते हैं बात को। अगर खड़े खड़े अब ये कि पेशेंट क्रिटिकल हुआ है, सम टाइम होता है कि जैसे एक डॉक्टर है, पेशेंट ज़्यादा हैं, तो हमें ये होता है कि हम ये कहते हैं कि स्टाफ नर्स को या पैरामेडिकल को बता दिया कि जी आप बताएं कि आपके पेशेंट को प्रॉब्लम हो गई है, सीरियस हो गया। अब अटेंडेंट को ये नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या हुई है, थोड़ी देर के बाद एक और पैगाम आ जाता है कोई। सो ये मल्टीपल प्रॉब्लम है। लाइकवाइज जैसे ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ पे भी एक लंबी क्यू होती है। अब वहाँ पे इशू होता है कि जी पेशेंट एक दिन में, लेट्स से कि जी एक थिएटर में तकरीबन 15 से 20 ऑपरेशन होने हैं। अब जिस पेशेंट की बारी सुबह के टाइम आएगी, अर्ली मॉर्निंग,
वो तो ठीक है, आराम से चला जाएगा। जिसकी बारी आएगी 12 बजे के बाद, वो बाहर काफ़ी उसमें तशवीश होती है कि पता नहीं क्यों है जी, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, कोई सिफारिशें चल रही हैं, क्या चीज़ चल रही है। हमारी जो सबसे बड़ी जो एक चीज़ लैक करती है जो पेशेंट्स में, वो मैं आप इसके प्रोग्राम की तवज्जो से अवाम में कहना चाहूँगा, इनमें बर्दाश्त नहीं है, पेशेंस नहीं है। ये कभी भी पेशेंट में है या डॉक्टर्स में भी ये चीज़ पहले हम मैं देखते हैं पेशेंट्स सर? की बात कर रहा हूँ हाँ। कि पेशेंट्स को अगर आप कहना कि एक लाइन में खड़े हो जाएं, अच्छा, वो अगर लाइन में खड़े भी होंगे तो जो आगे फ्रंट लाइन पे बंदा खड़ा हुआ है ना, उसके आगे कंधों पे चढ़ के खड़े होंगे कि पता नहीं क्या कि इसको 1 मिनट क्यों खड़ा हो गया, ये प्रॉब्लम क्या हो जी गई। जी, ऐसे ही है। कभी वेट नहीं करेंगे। लेट से कभी मैं वहाँ से गुजरते हुए देखता हूँ जहाँ से फार्मेसी है, जहाँ से मेडिसिन लेनी हो, जी अब उस क्यू में वो क्यू नॉर्मल नहीं होती। जो पीछे वाले लोग हैं वो पुश कर रहे होते हैं, जो फ्रंट वाला पर्सन है, क्योंकि नहीं, हालांकि वो जानबूझ के नहीं खड़ा हुआ, डिले नहीं कर रहा कोई। लाइकवाइज जो हमारे जो टेस्ट हैं वहाँ पे भी जहाँ पे भी आपको क्यू बनानी पड़ती है, या कहा जाए कि जी आप वेट कर लें। ओपीडी में भी हमने अभी जो रिसेंटली हमारे एक ओपीडी का एक हमने ब्लॉक एस्टेब्लिश किया वहाँ पे जना हॉस्पिटल में, उसमें हमने टोकन सिस्टम कि जैसे आपके बड़ा अच्छा सोफिस्टिकेटेड है कि जी आपका टोकन का नंबर आएगा, अच्छा, डिस्प्ले होगा, उसके बाद आप पेशेंट को तभी आप जा सकते हैं। इवन देन वो कहता है जी नहीं, आप पता नहीं कितना टाइम है, क्या है, मतलब वो जो एक पैनिक सिचुएशन है कि वो वेट नहीं कर सकते। उनकी कोशिश होती है कि जी सब कुछ छोड़ के मुझे सबसे पहले बुलाया जाए। अब उस पे उनका यही जो एक नज़रिया होगा जी हमें देखा नहीं जा रहा। अब जो वार्डों में से हमें कंप्लेंट आती है, जो हमारे भी अगर पेशेंट कहीं पे वहाँ पे एडमिट होते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पे केयर नहीं हो रही। अब उनको ये एक चीज़ जो बताई जाती है कि केयर प्रॉपर तरीके से हो रही है, केयर में कोई नेग्लिजेंस हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो केयर आप कह रहे हैं कि एक डॉक्टर आपके सर पे हर वक्त मौजूद रहे, वो पॉसिबल नहीं है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आईसीयू में देखता हूँ। सर डॉक्टर सर पे ना भी खड़ा रहे ना, कोई मसला नहीं है। अगर डॉक्टर सिर्फ अपना मिजाज ठीक कर ले ना, मेरे ख्याल से तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। वही डॉक्टर्स हम देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं तो उनके मिजाज मिल ही नहीं रहे होते, उनकी आंखें माथे पे होती हैं। वही अगर आप रात को उनके क्लिनिक पे चले जाएं, प्राइवेट क्लिनिक पे चले जाएं, उनसे हम्बल इंसान कोई नहीं मिलेगा हमें। उस पे तो ये लैक आ रहा है ना, आपको भी लगता है ना? एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक सेक्टर में नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है, फिर जो एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है वो डिफरेंट है। अब मेरे पास जो क्रिटिकल केयर के पेशेंट आते हैं, अब उसमें मुझे मेडिसिन का एक कोटा अलाट होता है, और वो मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव होती है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक। अब पेशेंट से हम पूछते हैं कि जी क्या हाल है, ट्रीटमेंट ठीक हो रही है? डॉक्टर साहब कुछ नहीं, सुबह दी 3 बोतलें लगी हैं, बाकी कुछ भी नहीं। अब वो जो एक बोतल मैरोनिम की, वो 3 से 4 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन है। जी। जब पेशेंट को कहते हैं ये इंजेक्शन बाहर से लेके आए, डॉक्टर साहब बड़ी महंगी दवाई है तो नहीं हम बर्दाश्त कर सकते, तो हम उनको कोई कहते हैं कि आपको ये जो खाली बोतलें नजर आ रही काफ़ी एक्सपेंसिव है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है, इस पर इस्तेमाल होता है, तो आप उसको बर्दाश्त करें। अब शफात अल्लाह ताला की ज़ात में देनी है। अब दूसरा ये कि पेशेंट का जो है ना, वो जो अटेंडेंट है उनका पैनिक हो जाना कि जी पेशेंट आया है, आप और हमारे पेशेंट को सबसे पहले ट्रीट किया जाए, इस तरह की नोकझोंक चलती रहती है। लेकिन फिर भी दोनों साइडों से, मैं तो कहूँगी दोनों साइडों से हमारे बिहेवियर्स ठीक होने की हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, सर्जिकल जो टूल्स होते हैं सर, उसके बारे में बड़ा सुना जाता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इस चीज़ की भी कोई एहतियात नहीं बरती जाती है, ना उनको स्टेरिलाइज किया जाता है, ना ही उनको महफूज बनाने के लिए कोई चीज़ की जाती है। नहीं, उस पर ना मैं एक चीज़ बताता, जो पहला आपका क्वेश्चन था ना कि दोनों एंड पे ना, मुझे हमेशा मैं एक चीज़ अपनी हर क्लास में कहता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ, अंडर ग्रेजुएट भी, पोस्ट ग्रेजुएट भी, FCPS भी, MS जो मतलब सीनियर लेवल पे टीचिंग है ना, तो मैं आई एम सीनियर एग्जामिनर, तो उनको मैं ये कहता हूँ कि अपना एटीट्यूड बेहतर करें। वही बात होती है कि जब आप पेशेंट के साथ प्रॉपर अटेंशन देते हैं, तो तब पेशेंट का जो है थोड़ा सा उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसके अटेंडेंट इस तरह से एग्रेसिव नहीं होते। तो इसलिए फिर ये डॉक्टर्स के एंड पे भी ये बात उनको एक्नॉलेज करनी चाहिए और कहने की ज़रूरत है कि हमें अपना एटीट्यूड वाकई चेंज करने की ज़रूरत है। आप जो सर्जिकल आलात की बात कर रहे हैं, सर्जिकल आलात इवन हमारे जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में उसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेटेस्ट होते हैं, जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में यूज़ नहीं करते। बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्योंकि प्राइवेट चीज़ है, उसको बहुत ही केयर के साथ इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे हमारा एक जो एटीट्यूड एज ए जनरल हर बंदे का ही, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे स्टाफ नर्स है, चाहे पैरामेडिक, ये गवर्नमेंट की चीज़ है। इवन हमारी जो नई मशीनरी है बिल्कुल लेटेस्ट, हमारी एनेस्थीसिया मशीनें, हमारे वेंटिलेटर, उसको हम देखते हैं आफ्टर सम टाइम वो ख़राब हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम क्या हुई है, इसने ये किया था, इसने यूँ किया था, यहाँ पे वो तारें खींची थी, इस तरह की चीज़ें। जो इक्विपमेंट की सेफ्टी है, जो इंस्ट्रूमेंट की, वो ठीक है। स्टरलाइजेशन में प्रॉब्लम आप देखें, एक थिएटर जिसमें सुबह 8 बजे लिस्ट स्टार्ट होती है, 15 to 20 सर्जरीज होती हैं। अब वहाँ पे सर्जन का प्रेशर ये होता है कि जी मेरे केस में डिले ना हो, ये नेक्स्ट 10 मिनट हो गया, अगला पेशेंट क्यों नहीं स्टार्ट होगा। अब जो ऑटोक्लेव करने वाले हैं, ऑटोक्लेव जो स्टरलाइजेशन में, उसका एक सर्टन प्रोसेस है, उसको एक टाइम चाहिए।
अच्छा। कि उसमें एक स्टीम जनरेट होनी है, स्टीम को आपने जनरेट करके आपने 30 से 45 मिनट्स उस सेट को आपने स्टीम के अंदर रखना है। अब जब ये प्रेशर आता है तो देयर में भी सम कुछ ऐसे कुछ शॉर्टकट लोग करते होंगे जिससे कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन ओवरऑल जो उसमें जो इक्विपमेंट यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जो उसका जो CSCG डिपार्टमेंट है वो बड़े अच्छे मेंटेन होते हैं। लेकिन चूँकि वहाँ पे पेशेंट का रश बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कभी कभी मैं हमारा जो लेबर रूम है जना हॉस्पिटल का, उसके बाहर से मैं विज़िट करता हूँ तो वहाँ पे इतना ह्यूज क्राउड होता है और वहाँ पे उस तरह जो लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ, उस तरह से वो बड़ा बहुत ही पैथेटिक होता है। वो बेचारे भी बड़े बहुत ही, फिर अब दूसरी एंड पे होता है कि लड़ाई झगड़े ये वो सारा कुछ, इतने रश में से वो चीज़ें फिर उसको मैनेज करना सामने कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा ये कि जब एक और चीज़ जो आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगा कि पेशेंट्स को हॉस्पिटल थोड़ा सा जल्दी लेके आएँ। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट हमारे पास तब आते हैं जब वो एक उससे इरिवर्सिबल स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं। जैसे स्पेशली जो आपके जो गायनी आपके पेशेंट हैं वो इतने सीरियस होते हैं कि उस टाइम फिर डॉक्टर जो भी कर लें कुछ नहीं हो सकता। अब पेशेंट पहुंच गया है, उसकी हीमोग्लोबिन भी कम है, अटेंडेंट साथ जो है बेशक पूरा घर जो है ना, खानदान और पूरा मोहल्ला आया होगा, उन्हें कहें जी ब्लड की एक बोतल अरेंज कर दें, सारे दौड़ जाएंगे, कोई पेशेंट अटेंडेंट कोई सामने आएगा ही नहीं। अब इवन हमें ये भी सुनने को मिला, हमने पूछा कि जी हाँ जी वो ब्लड चाहिए, डॉक्टर साहब हाँ जी बताइए इसका ब्लड करो है। अच्छा। मैं कहा इसका बी पॉजिटिव, नहीं मेरा तो सी है। मैंने कहा सी तो जानवरों का होता, आपका मैं कहा सी कहाँ से? तो ये चीज़ें वो है, वो लोग आते हैं सिर्फ अपना एक जो ना वो कंसर्न या प्रेशर शो करने के लिए, वो पेशेंट के साथ सिंसियर नहीं होते और वो हडल होते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि डॉक्टर की बात को समझें, उसको फॉलो करें और इस तरह से प्रेशर अनड्यू प्रेशर डॉक्टर पे जनरेट ना करें। जब आप अनड्यू प्रेशर जनरेट करते हैं ऑनेस्टली हम उस प्रेशर में प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑब्वियसली फिर डॉक्टर्स भी पैनिक हो जाते हैं और पेशेंट भी पैनिक हो जाता है। सर आप इंटेंसिव केयर यूनिट में होते हैं तो वहाँ पर किस तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब किस तरह इक्विपमेंट्स को, पेशेंट्स को किस तरह वहाँ पर ट्रीट, क्योंकि बड़ा कह लें कि बड़ा क्रिटिकल उस तरफ उस टाइम वहाँ पर सिचुएशन बनी हुई होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में अगर मैं उसमें बिल्कुल कहने में हक बजाना हूँ कि हमारा जो इंटेंसिव केयर यूनिट है जना हॉस्पिटल का जिसको मैं हेड कर रहा हूँ वो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिट इन पब्लिक सेक्टर, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में। अच्छा। उसकी वजह यह है कि हम उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं। मेरी स्टाफ नर्सेज बहुत ट्रेंड है, मेरे पास जो एनएससीजे की टीम है, मेरे डॉक्टर वो बड़े बहुत ही डेडिकेटेड हैं। इवन कुछ लोगों को याद होगा मैंने काफ़ी जहाँ पे प्रोग्राम भी किए थे कोविड में, जो इनिशियल जो कोविड का जो बहुत ही एक खतरनाक स्पेल था उसमें आई वॉज द टीम लीड ऑफ दैट कोविड। तो हमने एक नया एक ICU डेवलप किया था 60 बेडेड, वहाँ पे हमने पेशेंट्स को मैनेज किया। जो प्रॉब्लम हमने उस टाइम फेस की थी ना, ये वाली प्रॉब्लम उसके 1/10 भी नहीं होती जो रूटीन में हम करते हैं ना। उस टाइम एक फोबिया हमें खुद कि जी हम खुद पता नहीं अब जिंदा रहते हैं कि नहीं रहते, मेडिसिन आपको प्रॉपर मिलती है कि नहीं मिलती, पेशेंट के अटेंडेंट्स उनका पैनिक कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, मरीजों को मार रहे हैं, लाशें बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ सुनने को मिल रहा था, एक खौफ और सारा। तो उसमें भी हमने काम किया था। सिर्फ उसमें जो मैंने जो अपनी टीम को जो गाइड किया था कि बी वेरी पेशेंट, आप बड़े पोलाइट रहें, बड़े अच्छे तरीके से पेशेंट को डील करें, आउटकम अल्लाह ताला की ज़ात को जो भी मंजूर हो, और हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। नो बॉडी वॉज अग्रेसिव विद मी, नो बॉडी वॉज हार्श टू माई टीम। हम बड़े बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मैनेज करते रहे। और ये मेरी जो यूनिट है जिसको मैं भी रन करता हूँ, इसमें अब यही होता है कि जो पेशेंट आते हैं उनको बड़ा अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता है, उनके अटेंडेंट को प्रॉपर गाइड किया जाता है। अच्छा। उसकी प्रॉपर केयर होती है। मुझे वैसे ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि वहाँ पे मेरे ICU के शीशे टूटे हों या कोई प्रॉब्लम हुई हो या अटेंडेंट ने मेरे किसी डॉक्टर के साथ बदतमीजी करते हो। सामने कुछ लोग आ जाते हैं जो बड़े बहुत ही एक रूट किस्म के, और उनका यही होता है कि बस हमें जो भी हमें यहाँ पे ना अपनी कोई धौंस जमानी है और हमने ये काम करना ही करना है कोई, उनको फिर हमसे आते हैं। और सर यही सारा बिहेवियर, सारा सिनेरियो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है जनाब। क्या ही बात है, फिर सारी चीज़ें हल हो जाए और फिर हमें इस तरह के दिन मनाने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी जब हमने शऊर उजागर करना है लोगों के अंदर। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और आज जनाब वर्ल्ड पेशेंट केयर डे मनाया जा रहा है, उस हवाले से हमने बात की है कि क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या SOPs होते हैं डॉक्टर्स की तरफ से और पेशेंट्स के। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।